हेलो दोस्तों, आप सभी की यूज़ डिमांड पे आज से हम शुरू कर रहे हैं GS 50 बैच, जिसमें आपको मिलेंगे GS के टॉप 50 क्वेश्चंस तथा उनका मोस्ट एक्यूरेट आंसर, जो कि 15 तथा 16 अक्टूबर को प्रस्तावित पैट 2022 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेंगे डेली 50 जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा उनके सबसे सटीक आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं पैट 2022 ओरिएंटेड इस सेशन में। हालांकि यह सेशन वनडे एग्जाम्स के सभी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, वीडियो इत्यादि के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पैट 2022 के लिए। सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और इसका टोटल टाइमिंग होता है, आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। इट मीन्स 120 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रति क्वेश्चन के लिए। प्लस इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर 4 आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 1 आपका सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में पहला है हिस्ट्री, सेकेंड वाला मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, मैथ्स, प्रारंभिक अंकगणित है, हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, रीजनिंग, समसामयिकी, इट मीन्स करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, अपठित गद्यांश वाला, ग्राफ और टेबल। ये 15 टॉपिक है। इसमें से हम ये वाला 1 से 6 जो है सामान्य विज्ञान प्लस करंट अफेयर्स 11th और 12th, टोटल 50 क्वेश्चन इसको मिला के हो रहा है, जो जीएस में हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी का कौन सा बचा आपका, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, गद्यांश वाला, ग्राफ और टेबल। इसके लिए अलग से मैराथन क्लासेस। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों, जो भी दोस्त हों, मित्र हों, जो पेट 2022 के लिए एलिजिबल है तथा उन्होंने फॉर्म डाला और एग्ज़ाम देने वाला है, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उन सभी को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही किसी भी प्रकार का आपको कोई भी सुझाव देना हो, इस सेशन आपको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और प्लस अपने मार्क्स टोटल 50 क्वेश्चन में से जो इस सेशन में कराया जा रहा है, कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, ये भी मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका गठन किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वर्गेस और ऑप्शन नंबर डी NP चक्रवर्ती। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अलेक्जेंडर, जहाँ दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि किया था, कब किया था इसने, 1861 ईस्वी में। ईयर भी आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन हो सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केना उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, या फिर ऑप्शन डी ईश उपनिषद। इसमें से आपको बताना है सबसे पुराना उपनिषद क्या है। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आप चूज़ करिए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश उपनिषद। ये सबसे पुराना है। अच्छा, आप लोग बताइए उपनिषद का मतलब क्या होता है। सबसे पहले उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। इसका मतलब होता है उपनिषद। उप मतलब पास, निषद मतलब पास में। आपको यहाँ बता दूं टोटल उपनिषदों की संख्या है 108। टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें से सबसे पुराना कौन सा हो गया, ईश उपनिषद। सबसे छोटा, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद, ये वाला है सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ा कौन सा उपनिषद हो जाएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है ये वाला, ऑप्शन बी वाला है, छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा। ये क्या होगा, सबसे पुराना। और ये कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद, मैंने क्या बताया, ये है सबसे छोटा वाला उपनिषद। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। आपको बताना है इसमें से जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनका एक दूसरा नाम क्या था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देना है। इसके ऑप्शंस हैं देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृजेश्वर। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर चूज़ करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त, प्लस इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो देखिए ऑप्शन इसका काफ़ी सिंपल दिया है, अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस आप यूज़ करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या है, रत्नावली, तिरुकुरल, राजतरंगिणी और मेघदूत। देखिए सर, कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे, देखिए ये तिरुकुरल, ये अजीब लग रहा है। बाकी सब देखिए रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत, ये संस्कृत के है। तिरुकुरल जो ये है तमिल में, ये तमिल भाषा का एक टेक्स्ट है, तमिल। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी तिरुवल्लुर ने। तिरुवल्लुर ये इसके रचनाकार थे, जो कि ये तमिल भाषा में। इसका तिरुकुरल है, इसको शॉर्ट में कुरल भी बोला जाता है, कुरल सिंपली बताया जाता है। और बाकी देख लीजिए ऑप्शन, ये रत्नावली किसने लिखा था, ये चीज़ भी आपको याद रखना। रत्नावली किसने लिखा था, ये हर्षवर्धन ने लिखा था। किसने लिखा था, हर्षवर्धन की एक संस्कृत ड्रामा का नाम है रत्नावली। ये तिरुकुरल हो गया। फिर राजतरंगिणी, ये कल्हड़, कल्हड़ का नाम सुना होगा आपने, कल्हड़ की रचना है। मेघदूत, ये तो सबसे फेमस है। कौन, मेघदूत के रचयिता कौन है, रचनाकार हमारे कालिदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है। महात्मा गांधी के नाम आप सबको पता है, सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी क्या है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लाला लाजपत राय, ये तो पता ही है, इनकी हत्या कब हुई थी, ये कब शहीद हुए थे, जब साइमन कमीशन वापस आया, इनके विरोध में इन पे लाठीचार्ज करा दिया था साड़स ने, इसलिए इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका एक दूसरा भी नाम है, जैसे बच्चा खान और बादशाह खान। बच्चा खान, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्या बोल रहा है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो अभी मैंने बताया, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी थे, इनका दूसरा भी नाम था बादशाह खान, या फिर दूसरा क्या था, एक और तीसरा नाम बच्चा खान, इसका इनका नाम था। ओके, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी ऐसी महिला थी
या फिर महिला है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला, ये सबको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। ऑप्शन से आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी बी.डी. सावरकर, सी शरद चंद्र या फिर डी बटुकेश्वर दत्त। जी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी.डी. सावरकर। इन्होंने कमला जो कि जेल में थे उनकी दीवारों पे ये लिखा था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेडी विद द लैम्प, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आपको आंसर बताना है। तो लेडी विद द लैम्प ये बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए, इन्हीं के नाम पे हम नर्स दिवस मनाते हैं। नर्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ये भी क्वेश्चन है, 12 मई को, सॉरी ये नर्स दिवस 12 मई को नर्स दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। सो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से ... का हिस्सा था। आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो मेघालय है वो पहले किस राज्य का हिस्सा था, क्योंकि इस ऑप्शन में राज्य का नाम दिया गया, इसमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, असम। ऑप्शन नंबर डी मेघालय है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग राजधानी। अच्छा बताइए, शिलोंग किसी चीज़ का हेडक्वार्टर है? काफ़ी फेमस है, पता होगा, ITBP का नाम सुना होगा, सॉरी आसाम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गारो खासी और जयंतिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? दोस्तों ये टोडा ये ट्राइब होती है, एक ट्राइबल का नाम पता होगा आपको, ST शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कहाँ की जनजाति है ये आपको बताना है, इनका मूल स्थान क्या है। तो आपके ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, कुमाऊँ पहाड़ियाँ या फिर गढ़वाल पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या है? जहाँ पे वेस्टर्न घाट, इधर से वेस्टर्न घाट है, इधर से ईस्टर्न घाट, जहाँ पे मैच करते हैं, दोनों मिलते हैं। जैसे इधर वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी जो कि कर्नाटका तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, ज़्यादातर हिस्सा इनका तमिलनाडु प्लस केरला में ही है। यहाँ पे टोडा एक ट्राइब पाई जाती है। यहाँ पे बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह का आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो टोडा ट्राइब है बहुपति विवाह का भी रिवाज है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टलीय, रेगुर, बांगर या फिर आर्द्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी रेगुर। अच्छा आपको बताइए, काली मिट्टी आपको पता होगा कपास की खेती होती है काली मिट्टी से। आपको बताना है जो कपास की फसल है वो किस टाइप की फसल है। इट मीन्स भारत में आपको पता हो मुख्यतः 3 टाइप की फसलें होती हैं।
क्या? रबी की फसल, रबी, खरीफ और तीसरा है जायद। इसमें से कपास जो है किस में आता है? आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैं एंड में आंसर, इस सेशन के एंड में सबका आंसर बता दूंगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कपास की जो खेती होती है वो खरीफ का जो सेशन होता है, खरीफ की जो फसल होती है उसके अंतर्गत आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध से, उकाई बांध से, हरिके बांध से या फिर इंदिरा सागर बांध से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरिके बांध। हरिके बांध कहाँ पे है? ये पंजाब में है, जो कि सतलज नदी है प्लस ब्यास, इनका जो संगम है जहाँ पे मिलती है वहीं पे हरिके बांध बनता है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पंजाब से होते हुए डायरेक्टली जैसलमेर, जो राजस्थान का सूखा इलाका है, रेतीला रेगिस्तान है, वहाँ पे बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरिके बांध। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22%। 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग बीपीएल धारकों का परसेंटेज कितना था? जो टोटल 22% थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या दिया है इसमें? मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा या मार्केटाइजेशन। जिस स्पर्धा में पूछ क्या रहा है? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी मतलब जहाँ पे स्पर्धा कम हो, मतलब किसी एक का, जिसे आपने सुना होगा टर्म मोनोपोली मतलब जहाँ पे एक ही कोई मालिक हो या फिर एक दो कम से कम मालिक हो। जैसे जियो के आने के बाद बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे इसके पहले क्या था, यूनिनॉर हुआ करता था, एयरसेल हुआ करता था। ये सारी कंपनियां बंद हो गई, यहाँ पे मोनोपोली आ गई, 2-3 कंपनियां बची हुई। इस टाइम वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया और एयरटेल प्लस जियो। यहाँ पे मोनोपोली मतलब बाजार में स्पर्धा की कमी हो रही है, इसको बोलेंगे। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोली। जहाँ पे, और इसका उल्टा हो जाता है बी, ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा स्पर्धा हो, मतलब बाज़ार में एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हो। ओलिगोपोली इसका उल्टा होता है। और मार्केटाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है ये सब चीज़ें। बाकी मोनोपोली मतलब जहाँ पे कम से कम कंपटीटर हों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, ये इकॉनमी का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है। ऑप्शन बी, रानी की वाव की आकृति है। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नोट का रंग भूरा है। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव की आकृति है। अगर आपके पास 100 का नोट हो उस पर देखिए रानी की वाव आकृति है। चलिए रानी की वाव है क्या एक्चुअली? क्या आपको पता है रानी की वाव क्या है? एक्चुअली ये रानी की वाव क्या है, 11वीं शताब्दी में निर्मित एक स्नानागार है। स्नानागार मतलब बाथरूम टाइप का बड़ा सा चबूतरा हुआ करता है, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है ना चबूतरा, वैसे ही कुछ स्नानागार है जो 11वीं शताब्दी में निर्मित थी। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन जिले में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटका। और चाय का उत्पादन, ये चीज़ें आपको फैक्चुअल हैं, आपको याद होनी चाहिए। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में और चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में। तो कॉफ़ी का सिंपल सी बात है, कर्नाटका के अंदर ही कहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटका की राजधानी है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कॉफ़ी बोर्ड का, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात बोले, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या आप बता सकते हो? इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। क्यों? जो कॉफ़ी का उत्पादन है, अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो असम में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एक वेस्ट बंगाल का एक ज़िला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय आपका नाम सुना होगा आपने। दार्जिलिंग, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसलिए नहीं, एक्चुअली बहुत पहले से ही है इसका कोलकाता में। चाय बोर्ड का क्या है? कोलकाता। वैसे तंबाकू बोर्ड अगर बोला जाए तो तंबाकू बोर्ड है आंध्रा के गुंटूर ज़िला में। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है घुमा के। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता। आपके ऑप्शन हैं रिवर्स रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, बेस रेट या मार्जिनल रेट। देखिए, बेस इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिससे अधिक, जो बेस होता है ना, उससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते, वो चीज़ है यहाँ पे बेस इसका। बैंक चला। अच्छा, बैंक की बात हो रही है तो दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है बैंक रेट। आपको बता दें रेपो रेट क्या होता है? जिस पे आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देता है, जिस रेट पे, जिस ब्याज रेट पे आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देता है। इसके उल्टा क्या है? कोई भी बैंक आरबीआई से जिस ब्याज पे अपना पैसा उनको जमा करते हैं, मतलब जब कोई बैंक जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, वो क्या करता है? पैसा स्टोर करके तो रखेगा नहीं, स्टोर करके रखेगा भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो क्या करता है, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको अपना पैसा जमा कर देता है। उसके बदले में आरबीआई उसको कुछ पैसे देते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट रेट देता है कि हाँ भाई तुम 100 रुपये दो, मैं तुमको 5 रुपये हर महीने दूंगा, ऐसे कुछ भी। उसको रिवर्स रेट, तो रेपो रेट हो गया और रिवर्स रेट। और बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इसका आंसर मैंने बताया ना, हाँ 20 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेस रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फोर्थ पार्ट है, किस चीज़ से संबंधित है ये पूछ रहा है। कहाँ गया? हाँ, फोर्थ पार्ट। तो अगर आप संविधान पढ़े होंगे या फिर थोड़ा भी नॉलेज होगा उसके बारे में, टोटल कितने संविधान में टोटल अध्याय कितने हैं? टोटल अध्याय हैं 22। ये चीज़ें याद रखिए। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद है 395। टोटल शेड्यूल कितने हैं उसमें? अनुसूचियाँ कितने हैं? टोटल 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो जो चौथा अध्याय है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। पहला क्या है? यूनियन और उनके कार्य क्षेत्र, पहला। दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, और चौथा नंबर है तुम्हारा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है फिलहाल। खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे शिक्षा की बात हो रही है, अब राइट टू एजुकेशन हो गया, RTI हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल तो इसमें तो राइट टू एजुकेशन पूछ रहा है, ये कब लागू हुआ था? तो सबसे पहले ये बता दूं मैं, राइट टू एजुकेशन 2010 में लागू हुआ था। 2009 में इस बिल को पारित किया गया और 2010 में ये लागू हो गया। वैसे ही RTI की बात करें तो ये 2005 में लागू हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, RTI भी पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार के राज्यपाल। जो रामनाथ कोविंद थे, राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। एंग्लो इंडियन समुदाय की कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्य संसद में, संसद की बात करें 2। ये विधानसभा में एक सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है और राष्ट्रपति संसद में 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करें। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, ... किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार, आपके ऑप्शन से पूछ रहा है, इसमें से निम्नलिखित में कौन है व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी विश्व प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी इंद्र कुमार गुजराल, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुलजारीलाल नंदा। आपको करेक्ट आंसर चूज करना और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलजारीलाल नंदा। करेक्ट। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। एक बार फर्स्ट टाइम 65 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और सेकेंड टाइम उसके 2 साल बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 क्यूसेक जल लगभग कितने के बराबर होता है? इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं फटाफट बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 28.317 लीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कहलाता है। ध्वनि तरंगे हैं, उसको विद्युत तरंगों में जो बदलता हो। आपके ऑप्शंस क्या हैं? स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत परिपथ, IC या स्टेरियोस्कोप। ध्वनि तरंगों से विद्युत, सिंपल माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या करता है, जो ध्वनि तरंगे हैं उनको इलेक्ट्रिक वेव्स, जो विद्युत तरंगे हैं, उनके रूप में कन्वर्ट कर देता है। यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए इसका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? लेड मीन्स शीशा की बात हो रही है। इसमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है के, PB, AU या सोडियम, Na। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर PB। इसका लैटिन नाम क्या बोलते हैं? इसको प्लम्बम बोलते हैं। इसको प्लम्बम। एक के पोटेशियम का है, के मतलब कैलियम। ये AU ये सोना का है, गोल्ड का है, आरम लैटिन नाम है। ये नेट्रियम, सोडियम का है नेट्रियम। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है। तो परमाणु संख्या भी आपको, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखिए परमाणु संख्या 31, एटॉमिक नंबर किसका 31 है। आपके ऑप्शन से बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम या फिर गैलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए अब देख लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 10th में तो आपको पता होगा बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। एल्युमिनियम का वैसे क्या होता है 13। गैलियम के क्या होता है 31। ये इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। प्लस इंडियम का क्या होता है 49। इस चीज़ से आपको याद रखनी होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गैलियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 31, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। आपके ऑप्शन से गर्भाशय, योनिमार्ग, गर्भाशय ग्रीवा या शुक्रवाहिका। इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। मादा जनन अंग का भाग नहीं है, इट मीन्स, तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों तो सबको पता है ये चीज़ मादा का है, लेकिन शुक्रवाहिका, स्पर्म की बात है, शुक्र से अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग का ये पार्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वैसे सीक्वेंस में बचेगा, ये 31 था, 30 था, 31 होगा, लेकिन 51 लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए 51 ही मान लेते हैं इसको। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है ये, तो 51 ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 51 या फिर 31, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हो। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, कौन सा गांव कार्बन न्यूट्रल, जो फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन से सोडला उत्तराखंड का, पल्ली जम्मू कश्मीर का, जुआनी उड़ीसा का या फिर खोसा राजस्थान का। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो ये पल्ली आया था न्यूज़ में, पल्ली जम्मू कश्मीर का, ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ओके, तो इसका ऑप्शन पल्ली और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, कीरोन पोलार्ड सबको पता है वेस्ट इंडीज़ की साइड से खेलती है। पूछ रहा है कीरोन पोलार्ड ने अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में एक आइलैंड है ट्रिनिडाद, अगर आपको पता है, ट्रिनिदाद लिखा नहीं जा रहा है, चलिए ट्रिनिदाद, वहीं से किरण पोलार्ड हैं। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसे भारत का अगला थल सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया है। थल सेवा प्रमुख, आपको थल सेवा ही प्रमुख नहीं, आपको वायुसेना अध्यक्ष का भी नाम भी पता होना चाहिए, जल सेना अध्यक्ष का भी नाम पता होना चाहिए, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, सबका। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, इसमें थल सेना प्रमुख कौन है, करंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल, जो जनरल मनोज पांडे हैं, ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। अब चलिए बताते हैं वायुसेना अध्यक्ष, आपको बताना है वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। और जल सेना अगर पूछा जाए, जल सेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना अध्यक्ष हैं हमारे एडमिरल आर हरि कुमार। ये चीज़ आपको याद रखनी है करंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए काफ़ी रोमांच करने वाला क्वेश्चन है। दुनिया का कौन सा पहला ऐसा देश है, दुनिया का कौन सा पहला ऐसा देश है जो जंगली जानवरों को भी लीगल राइट्स प्रदान किया है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, लेफ्ट साइड वेनेजुएला के जस्ट नीचे। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्यूटो इसकी कैपिटल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इक्वाडोर। अब क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में, ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गिलबर्ट होंगबो, ऑप्शन बी मॉकमेल्सी मसीसी, ऑप्शन सी पॉल बिया, ऑप्शन डी इद्रिस डेवबी। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गिलबर्ट होंगबो। जी वाला ये मूल रूप से कहाँ का निवासी है आप बता सकते हैं? ये टोगो के अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, गल्फ ऑफ गिनी जस्ट उसके ऊपर लोकेटेड है। अगर आप वर्ल्ड मैप से अच्छे से वाकिफ़ है तो आप समझ सकते हो, टोगो से ये मूल रूप से टोगो के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 94वें मतलब 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपके ऑप्शंस हैं द कश्मीर फाइल्स, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार या फिर सुसाइड स्क्वाड। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव माई कार। और एक चीज़ और, इसका बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी में से अगर पूछा जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला था? विल स्मिथ। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? भगवंत मान काफ़ी फेमस बंदा है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब, अच्छा बताना आपको पंजाब के गवर्नर कौन है, पंजाब के राज्यपाल कौन है फिलहाल इस टाइम? तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो इसके पहले तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, जयपुर या फिर अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद इसने खोला। एक चीज़ और, आप बता सकते हो सैमसंग किस देश की कंपनी है, किस देश की ब्रांड है? सैमसंग किस देश का ब्रांड है? ये साउथ कोरिया का है, कोरियन ब्रांड है, साउथ कोरिया। ओके, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के जो एडाई है के नए अध्यक्ष बने हैं? इस आपके ऑप्शन है अभिमन्यु राणा, मुकेश रुदाला, गणेश राठौर या फिर देवाशीष पांडा। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना। इसका करेक्ट आंसर आपको बता देना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवाशीष पांडा को अभी हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऐसा कौन सा राज्य है जो रिसेंटली कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करा है? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको बताना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल।
और यहाँ की गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति। जो पहला होता है ना, पहला, हर चीज़ में पहला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से आपको एशियाई मैराथन चैम्पियन जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है, ये तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। चलिए इसका आंसर बताना है, वो कौन सा ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति है जिसने हाल ही में एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप जीतकर अपना नाम किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ गोपी थोनाकर। अच्छा, आपके बता सकते हो गोपी थोनाकर कहाँ के हैं? ये मूल रूप से हैं वायनाड, केरला। वायनाड कौन? जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपको बताना है T20 में जो पहली, फिर से पहला आ गया ना, जो पहला होता है ना, पहला भारतीय, पहला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज थी। उन्होंने सबसे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो भारत नहीं, मनुष्यों द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। आपके ऑप्शन हैं नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या फिर बृहस्पति। करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूरेनस। इसको बोलते हैं हिंदी में अरुण ग्रह। और जो ये है नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण, इंग्लिश नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यूरेनस था, सबसे पहले मनुष्यों द्वारा खोजा गया ग्रह था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना, आपको पता होगा बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी, सब कुछ बताते हैं, इसकी राजधानी है गैबरोन इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा है पुले बोलते हैं इसको। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पुला। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? पुला। बोत्सवाना में ही बहुत फेमस एक कालाहारी डेजर्ट है, नाम सुना होगा, कालाहारी डेजर्ट, जहाँ की एक बहुत ही फेमस ट्राइब है बुशमैन। ये भी PCS वगैरह क्वेश्चन में आता रहता है। बुशमैन कहाँ की ट्राइब है? कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं, जिसका मेनली पार्ट, मोस्टली 90% पार्ट बोत्सवाना देश में ही। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑस्कर का दूसरा नाम बताना है। ऑस्कर को भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है गोल्डन अवार्ड, डायमंड अवार्ड, एकेडमी अवार्ड या फिर बाफ्टा अवार्ड। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ऑस्कर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमी अवार्ड। इसको एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्कर वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी सरदार पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। उनके किसी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, जो बाद में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे चेंज कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिसकी ज़िंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महावीर सिंह फोगाट, बी धनराज सिंह,
सी सुरेश शर्मा या फिर डी दिलीप सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोगाट। फोगाट सिस्टर का नाम सुना होगा आपने, महावीर सिंह फोगाट, जिसका रोल किया था आमिर खान ने। ये रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि महावीर सिंह फोगाट के बायोग्राफी पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, आरएनए का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड या फिर रिबो न्यूक्लियर एसिड। आरएनए और डीएनए। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको आंसर बताना है इसका। ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो 2023 में होने वाले रग्बी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? कि ऑप्शन है अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फ्रांस। 2023 में जो रग्बी का विश्व कप होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? आपको बताना है जो मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल इंडिया में गीत गोविंद लिखा गया था, उसको किसने लिखा था? आपके ऑप्शन से मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास या फिर कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। सो ये था आज के टॉप 50 जीएस के क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। साथ ही ये भी बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।